हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट 5, जो आपकी सॉलिड स्टेट है, जिसका आपको इंतजार था, वही सॉलिड स्टेट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी सॉलिड स्टेट के 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ लो, क्योंकि उसमें आपका बेस है। अगर बेसिक क्लियर है तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 50 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम इसमें। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है, छोटा सा है। तो देखिए, इसमें क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन 3 लॉ। क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉ बताए गए हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल की कंसिस्टेंसी को लेकर एक लॉ दिया गया है। ये कहा गया है इस लॉ के अंदर कि किसी भी क्रिस्टल का इंटरफेशियल एंगल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। साइज और शेप जो भी होती है उसकी, वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेशनैलिटी इंडिसेस। इंडिसेस को लेकर नेक्स्ट लॉ दिया गया है आपका। थर्ड है लॉ ऑफ सिमेट्री, जिसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये 3 लॉ हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ मैंने यहाँ पर लिखा है। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे से हैं और आसान भी हैं। तो देखिए, इसमें लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, ये देखिए, जो आपका इंटरफेशियल एंगल होता है इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रिस्टल। मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, इस तरह से मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल बनाया, बेंजीन मत समझ लेना इसको, मैंने यहाँ पे क्रिस्टल बनाया है, डायमंड बनाया है, हीरा बनाया है, ऐसे समझ लो। अब देखो, जो इंटरफेशियल एंगल होता है इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। ये कह सकते हो कि इंटरफेशियल एंगल हर क्रिस्टल का होता है। इंटरफेशियल एंगल, जो एंगल होता है इंटरफेशियल एंगल, जैसे मान लीजिए इसका इंटरफेशियल एंगल ये मान लिया मैंने, जहां से हमें दिख रहा है इंटरफेशियल एंगल, मान लीजिए मैंने ये मान लिया। इंटरफेशियल एंगल किसी भी क्रिस्टल का रिक्वायरमेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। आगे देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कंसिस्टेंसी का लॉ क्या कहता है। इंटरफेशियल एंगल कंसिस्टेंसी का लॉ क्या कहता है। कंसिस्टेंसी का लॉ ये कहता है कि जो इंटरफेशियल एंगल होता है किसी भी क्रिस्टल का डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है, चाहे क्रिस्टल किसी भी मेथड से बनाया हुआ क्यों ना हो। किसी भी मेथड से बनाया हुआ क्यों ना हो, वो किसी भी क्रिस्टल का इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेदर इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनी मोड। ठीक, आगे देखिए, साइज एंड शेप ऑफ अ क्रिस्टल में चेंज बट इट्स इंटरफेशियल एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड। आप देखो, क्रिस्टल का साइज और शेप एक बार को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्टोन है, मुझे उसके साइज और शेप चेंज करना है, मैंने उसमें हथौड़े से ठोक पीट के कैसे भी करके मैंने उसका साइज और शेप चेंज कर दिया, बट उसका इंटरफेशियल एंगल फिर भी वही रहेगा। ये क्रिस्टलोग्राफी का एक लॉ है कि किसी भी क्रिस्टल का इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होता है, भले ही उसकी साइज और शेप में बदलाव क्यों ना आ जाए। अब आगे देखिए, अगर इंटरफेशियल एंगल चेंज हो जाए, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन लेके चले हम कि इंटरफेशियल एंगल चेंज हो जाए, बहुत रेयर कंडीशन है ये, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल ऑल्सो चेंज, तब क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी, या कह सकते हो किसी और शेप में आ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए। स्ट्रक्चर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, स्ट्रक्चर में विकृति आ जाएगी। जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने कोई क्रिस्टल लिया, ये मान लो मैंने यहां पर कोई क्रिस्टल लिया,
ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है ये, मान लो परफेक्ट क्रिस्टल है ये। परफेक्ट क्रिस्टल कैसा होता है? जो बिल्कुल आसानी से जम जाता है। जैसे मान लो एक एक मॉलिक्यूल्स, जैसे हम हमारी बुक शेल्फ लगाते हैं, बुक शेल्फ, या ये मान लो कि हमारे कपड़ों की अलमारी लगाते हो ना, जब एक एक कपड़ा आराम से अच्छे से तय बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हो तब वो पूरी से अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज दिखती है ना। वहीं अगर दूसरी तरफ हम क्या करें कि अपने कपड़े उठाएं और सीधा ऐसे उसमें भर दें तो वो क्या होगा, वो परफेक्टली नहीं लगेगी और एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं लगेगी। और उससे क्या होगा, जब भी आप अलमारी खोलोगे तो उससे आपके सारे कपड़े आपके ऊपर भी गिर सकते हैं। तो आप देखो परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब क्या है? परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब यही है कि एक एक क्रिस्टल को बहुत धीरे से एक के ऊपर एक परफेक्ट ऑर्डर में लगाया जाए, वो बनता है परफेक्ट क्रिस्टल। अब देखो मान लो मैंने इसका ये क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने इसका इंटरफेशियल एंगल, कोई भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, यहां से मान लो, कोई भी मान लिया मैंने इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। अब देखो इसको हम घुमा ले या कैसे भी कर ले, ये आपका इसका इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक इसी तरह से समझो जैसे आपके सामने क्या रखी हुई है, कबर्ड रखी हुई है जो आपने अभी अभी लगाई है, बुक शेल्फ है जो आपने अभी अभी ऑर्गेनाइज की है। तो उसमें क्या करोगे, अगर आप इस एंगल से खड़े होके देख लो तब भी वो आपको वेल ऑर्गेनाइज लगेगी, इस एंगल से खड़े होके देखो तब भी वेल ऑर्गेनाइज लगेगी। मतलब क्या है, कैसे भी घुमा लो, अलमारी को छोटा कर लो या फिर अपने आगे एक छोटा सा लेंस रख लो, उसमें से देख लो होल करके, बुक में से होल करके देख लो, तो वो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड ही दिखेगी। तो इसी का मतलब ये है कि किसी भी क्रिस्टल की, परफेक्ट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में या उसमें किसी भी क्रिस्टल के इंटरफेशियल एंगल में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? वहीं अगर मैं दूसरी जगह लूं, हमारा रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल, जैसे ये मान लो ये रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल है, क्रिस्टल सा तो लग भी नहीं रहा है, ये मान लो मैंने ये ले लिया रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल, रैपिडली ग्रोन। जैसे आप क्या करो, जैसे आप बहुत जल्दबाजी में अपनी अलमारी सेट करते हो कि मुझे यहाँ से सब सामान हटाना है वरना घर में मार पड़ेगी, तो देखो यहाँ से रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल में कौन से आते हैं? रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल में वो आते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अच्छे से अरेंज ना किए गए हों। अब मान लो मैंने इसका इंटरफेशियल एंगल ये मान लिया, इसका इंटरफेशियल एंगल क्या मान लिया मैंने, इसका इंटरफेशियल एंगल ये मान लिया, तो इंटरफेशियल एंगल रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल का भी यही रहेगा। मतलब क्या है, अगर मैं इसका इंटरफेशियल एंगल चेंज कर दूं तो इसकी शेप में भी चेंज आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर पे माना इंटरफेशियल एंगल, अगर मैं इंटरफेशियल एंगल को चेंज कर दूं, मैं इसको यहाँ रख लूं तो इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। देखो जैसे मान लो ये इंटरफेशियल एंगल मान लिया, इसको पूरा क्रिस्टल मान लो, इसको मान लो नेग्लेक्ट कर दो, देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है। वहीं अगर इस तरह से दिखेगा, देखो इस तरह से दिखेगा, वहीं अगर मैं इसको ऐसे रख लूं तो देखो इसकी और इसकी शेप में फर्क नहीं है क्या? बिल्कुल फर्क है। अगर हम किसी भी क्रिस्टल के इंटरफेशियल एंगल में चेंज भी कर देते हैं तब उसकी स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहेगी। ये किस में होते हैं? ये वाले केसेस होते हैं मोस्टली रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल के अंदर। आ गई बात समझ में? अब आपको समझ में आ गया कि इंटरफेशियल एंगल की कंसिस्टेंसी क्या कहती है। यही है आपका क्रिस्टलोग्राफी का फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद है हमारा सेकंड लॉ, रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, वो करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो। देखिए सेकंड है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस। अब हमें क्या करना है, इस लॉ के अंदर हम देखेंगे रेशियोज फाइंड करेंगे। रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, और वो भी किसका फाइंड करेंगे? इंडिसेस का फाइंड करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंटरसेप्ट
दैट एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? ये भी किसी भी क्रिस्टल के फेस होते हैं विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल और स्मॉल रेशनल मल्टीपल्स ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट सेल। मतलब क्या है? इतनी सारी इंग्लिश तो हो गई, अब इसका मतलब बताती हूँ मैं आपको। देखो, इंटरसेप्ट जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल का कोई वो फेस होते हैं, किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी क्रिस्टल का वो फेस होते हैं जो आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के या तो इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं। या तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के इक्वल होंगे या छोटे होंगे। जैसे एक्सिस ये होती है ना, अरे किसी भी कोई भी चीज होती है उसका हम एक्सिस फाइंड करते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये आपका क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। इस तरह से होते हैं। अरे मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं मैथ में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो इस तरह से है, क्षैतिज होता है वो वाई एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, और फिर इसी तरह से एक और एक्सिस होता है जो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये जेड एक्सिस होता है। अब देखो यहाँ पर आगे अपने टॉपिक पर आओ फिर से। वो इंटरसेप्ट, दोबारा बता रही हूं मैं, वो इंटरसेप्ट वो होता है एनी फेज, जो एनी फेज ऑफ द क्रिस्टल मेक्स विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा रेशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेप्ट। उन रेशनल मल्टीपल्स, रेशनल देखो इस तरह से ये रेशो में जो होते हैं, रेशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट फेज, जो इंटरसेप्ट यूनिट फेज के बने होंगे उनके या तो इक्वल होगा या स्मॉल होगा, किसके, और वो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के इंटरसेप्ट हम देखेंगे। अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं, अब आप इनसे ग्राफ से समझो बिल्कुल अच्छी तरह से। जैसे मान लो ये क्या है, ये यहाँ से ये लाइन देखो, ये क्या लाइन है, ये लाइन है आपकी ओपी। क्या है ये? ओपी है। किस एक्सिस पर है? एक्स पर है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट्स को समझ लो। ओपी क्या है? ओपी है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह से ओ क्यू, ये है ओ है, ये मैंने सेंटर ओ माना है। ओ क्यू क्या है? वाई एक्सिस पर है तो वाई इंटरसेप्ट। ओ क्यू क्या है? वाई इंटरसेप्ट। और इसी तरह से ओ आर क्या है? ओ आर है आपका जेड इंटरसेप्ट। क्या है? जेड इंटरसेप्ट। ये तो बात क्लियर आ गई। अब देखो हमने यहाँ पर क्या माने हैं, अभी पूरे एक्सिस माने हैं, अभी यहाँ पर हमने एक एक एक्सिस माना है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, पूरा का पूरा क्रिस्टल ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा क्रिस्टल ले लिया। अब इस क्रिस्टल को लेकर हम इसके इंटरसेप्ट्स देखेंगे और उनका रेशो फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट देखेंगे और उनके रेशो मतलब रेशनल मल्टीपल्स देखेंगे। अब इसमें देखो रेशो कैसे, अब देखो यहाँ पर यही चीज है, मैंने इसके आगे क्रिस्टल रख लिया, मैंने पीछे वाला फेस उठाया था, अब पूरा उठा लिया। जैसे मान लीजिए, जैसे ये बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स है मेरे पास और ये हमारा क्या है, एक तरह से मान के चलो ये स्क्वायर है। मैंने इसका ये वाला एक्सिस लिया, एक ये और एक ये, देखो ये वाले एक्सिस लिए मैंने, एक ये वाला लिया, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके आगे मैंने पूरा का पूरा बॉक्स रख दिया। ये पीछे वाला कॉर्नर दिखा रहा है, ये पूरा बॉक्स, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर आते हैं वापस से, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरी ओपी लाइन है, मैं इसको ओ ए से शो कर रही हूँ पूरे क्रिस्टल के लिए। वहीं ये ओ क्यू वाली लाइन है, मैं इसको ओ बी से शो कर रही हूँ, ओ आर वाली ओ सी से शो कर रही हूँ। तो क्या ये मैं इनको इस तरह से लिख सकती हूँ, ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू ओ पी अपॉन ओ ए, और ओ क्यू अपॉन ओ बी, और ओ आर अपॉन ओ सी। मैंने इनको डिनोट किया किनसे, इस वाले को m से कर दिया, इस वाले को n से और इस वाले को p से। m n p क्या है, m n p क्या है,
यहाँ पर नंबर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे निकालने हैं रेशनल मल्टीपल्स निकालने हैं। अभी यहाँ पर मल्टीपल्स आए नहीं हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ओ ए को और ओ बी को और ओ सी को, इन्हें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से शो करूँगी। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से शो करूँगी। जो आपके क्या है, जैसे मान लो ये ओ ए है, ये आपका यूनिट सेल इंटरसेप्ट होगा। ये पूरी यूनिट से, ये पूरा क्रिस्टल मान लिया, इसके क्या है, यूनिट सेल्स हैं। यूनिट सेल, लैटिस, इंडिसेस, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको सर पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप 48 और 49 वाला लेक्चर देखो, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यूनिट सेल इंटरसेप्ट है। यूनिट सेल इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस पर है ना, ये देखो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ओ बी को किससे शो करूंगी, स्मॉल बी से। इस वाली लाइन को मैंने स्मॉल बी से शो कर दिया, इस वाली को, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट सेल इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस। और ओ सी को मैं किससे शो करूंगी, स्मॉल सी से। ये क्या है, यूनिट सेल इंटरसेप्ट है अलोंग जेड एक्सिस। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले हम क्या देखा, हमने पूरी एक एक्सिस के बारे में बात की, हमने इंटरसेप्ट के बारे में बात की। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम यूनिट क्या देख रहे हैं, पूरी यूनिट का देख रहे हैं। पहले हमने छोटे से पार्टिकल का देखा, फिर हमने पूरे मॉलिक्यूल का देखा, ठीक है। फिर हमने पूरे मॉलिक्यूल का देखा। अब इसी तरह से मैंने क्या किया, ओ ए को स्मॉल ए, ओ बी को स्मॉल बी और ओ सी को स्मॉल सी से शो करूंगी मैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ओ पी अपॉन ए इज टू ओ क्यू अपॉन बी स्मॉल बी इज टू ओ आर अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू एम इज टू एन, स्मॉल बनाना, एन इज टू पी। क्या मैं इनको डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई में पहुंचा सकती हूँ, मल्टीपल, रेशनल मल्टीपल बना सकती हूँ यहाँ से, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो ओ पी इज टू ओ क्यू इज टू ओ आर इज इक्वल टू एम स्मॉल ए इज टू एन स्मॉल बी इज टू पी स्मॉल सी, ये आ जाएगा। ये है आपका रेशनल मल्टीपल्स, ये हैं आपके इंटरसेप्ट्स। ये देखो, तो यहाँ से क्या कहा गया है कि किसी भी हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर जो उसके इंटरसेप्ट्स होते हैं वो रेशनल मल्टीपल्स के या तो इक्वल होंगे या उनसे छोटे होंगे। यहाँ पर आपको वैल्यूज दी जाती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पर हम इनकी वैल्यूज बताते हैं कि ये हमारे इंटरसेप्ट्स के छोटे हैं या उनके इक्वल हैं। क्लियर है? यहाँ पर एम एन पी क्या है, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, वेयर एम कॉमा एन कॉमा पी आर रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया आपको सेकंड लॉ? ये आपका सेकंड लॉ था, ठीक है। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड लॉ करते हैं फटाफट से। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। देखो अब आगे इसमें थर्ड और लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ सिमेट्री। इसमें हम क्या देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री क्या होता है, सममिति होती है। जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दोनों कैसे हैं, मान लो एक तरह से जुड़े हुए हैं, मैंने इनको बीच में से तोड़ दिया, ये कैसे हुए, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हो। जैसे हमारे क्या होते हैं, ट्विन्स होते हैं, जुड़वा लोग होते हैं, जो कैसे होते हैं, एक दूसरे जैसे दिखते हैं बिल्कुल। तो उनमें क्या होती है, हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर होती है, तो उनमें क्या कही जाती है कि ये सिमेट्रिकल है। अब देखो आगे,
According to this law, all crystals of the same substance possess the same element of symmetry. मतलब क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल बनाया गया है वो एक जैसे सब्सटेंस से मिलकर बनाया होगा। जैसे बर्फ होती है, बर्फ किससे बनी होती है, एक जैसे वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो इसी तरह से जो क्रिस्टल होते हैं ये सेम सब्सटेंस से बने होते हैं और सारे सब्सटेंस जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के लिए सिमेट्री शो करते हैं। मतलब क्या है, अरे जब एक जैसी चीज है, एक ही चीज से बनी है तो एक दूसरे के सिमिलर भी होगी। तो यहाँ पर देखो, अब सिमेट्री के बेसिस पर हम इनको 3 टाइप्स में समझते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पर लिखा है, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इधर लिखा है, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री जो अभी लिखेंगे। आप देखो इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझो। अगर कोई भी क्रिस्टल आपका डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट्स में, that one is exact mirror image of the other, then crystal is said to have a plane of symmetry। मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल है उसे बीच में से बिल्कुल आधा बांट दो, तब जो क्रिस्टल होगा, तब वो जो क्रिस्टल के अंदर होगा ये कहा जाएगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको बीच में से काट दूं इस तरह से, हालांकि मैं इसको काट नहीं सकती, ये बोर्ड पर है, लेकिन मैंने अज्यूम करके चला कि यहाँ पर मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। तो यहाँ पर आपका देखो एक पार्ट, ठीक ऐसा ही आपका क्या बनेगा, दूसरा पार्ट। देखो इस तरह से समझो, जैसे मेरे पास ये बॉटल की कैप है, ये कैप है मेरे पास, इसको मैं क्या कर दूं, बिल्कुल बीच में से काट दूं। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये इसको मैंने बीच से काट दिया, यहाँ पर देखो मैंने इसको बीच से काट दिया, ऐसा मान के चलो, तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल को बीच में से काट दे तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक तल में काट दे, चाहे ऐसे काट लो, किसी भी तरह से काट लो, बस सिमेट्री बननी चाहिए उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लेकर। If a crystal is rotate about a line, then it present the same appearance more than once during complete revolution, then crystal is said to have एक्सेस ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल क्लियर है इसका। अगर हम कोई भी क्रिस्टल लें और उसको रोटेट कराएं, तब रोटेट कराने के बाद अगर वो सेम अपीयरेंस दे, मतलब हर एंगल से सेम लगे, जैसे मान लो ये कैप है, यही कैप काम आ रही है, बड़े काम की है। ये कैप मैंने इस तरह से रखी, यहाँ पर मैंने एक कोई भी धागा बांध लिया, इसके आर पार, इसके आर पार नहीं जा सकता, इसलिए अभी ऐसे ही रखा है ये। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो मैं इसको कर रही हूँ रोटेट, एक बार किया 90 डिग्री पे, फिर दूसरी बार किया 90 डिग्री पे। ये क्या कर रही हूँ मैं, रोटेट कर रही हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से ये लाइन ध्यान रखना, 90 डिग्री रोटेट, फिर 90 डिग्री रोटेट। तो ये हर एंगल से क्या दे रहा है, सेम अपीयरेंस दे रहा है ना, हर एंगल से बिल्कुल सेम लग रहा है। तो यही कहा गया है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि किसी भी एंगल, किसी भी क्रिस्टल को हम अगर एक से ज्यादा बार घुमाते हैं किसी एक्सिस के थ्रू, तब वो सेम अपीयरेंस से, यही कही गई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं उसको लिखूंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चाहते हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखूंगी, फिर इधर देखो सी पार्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अ क्रिस्टल इज सेड टू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ एवरी फेस हैज एन इंटरफेशियल फेस ऑन द अपोजिट साइड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। देयर आर मेनी क्रिस्टल दैट पोजेस नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब क्या रामायण सी है इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी क्रिस्टल में हम सेंटर पर, जैसे मान लो इस क्रिस्टल का मैं ये सेंटर मान के चल रही हूँ, इस सेंटर से हम क्या करें, किसी भी प्लेन पर कोई भी एक्सिस डाल दे। जैसे मान लो मैं इधर से इसको डिवाइड कर दूं, या इधर से इसको डिवाइड कर दूं, इधर से कर दो, इधर से कर दो, मतलब सेंटर पे जाओ, बिल्कुल उसका मिड पॉइंट ढूंढो और मिड पॉइंट से कोई सी भी डायरेक्शन में देख लो, जैसे
जैसे आपकी बॉल होती है, बॉल इस टाइम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बॉल, या फिर देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ से इस तरह से, ये मान लो मैंने यहाँ पर क्या बना ली, एक छोटी सी बॉल बना ली, इसके साइज पर मत जाना, इसको बिल्कुल गोल मान के चलना, ठीक है। देखो मैंने मान लिया इसका सेंटर ये है, बिल्कुल अंदर है इसके सेंटर, तो यहाँ से मैंने क्या माना, देखो इतनी डिस्टेंस पीछे है, इतनी डिस्टेंस इधर है, इतनी डिस्टेंस इधर है, ध्यान से देखना, यहाँ पर इतना ही डिस्टेंस इधर है, इतना ही डिस्टेंस इधर है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसी हमारी इस साइड से है ठीक वैसी ही इस साइड से होगी। जैसे आपने क्या समझा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या था, हमने दो हिस्सों में बांटा था, ऐसे सीधे दो हिस्सों में बांटा था, इसलिए उसमें सिमेट्री आ रही थी। जैसे देखो मैंने ए से इनको डिवाइड किया था, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तब ठीक है, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तब ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं इनको, तो क्या सिमेट्री बनेगी, अरे ये वाला एरिया कर्व्ड है और ये वाला नहीं है, तो इसमें सिमेट्री नहीं बनेगी। तो और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो हर तरह से सिमेट्री बनाएगा, चाहे मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं ये तब सिमेट्री बनाएगा, चाहे ऐसे कर दूं तब बनाएगा, चाहे इस एक्सिस पे कर दूं तब बनाएगा, तो ये चीज कही जाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। वहीं इसी तरह से देयर आर मेनी क्रिस्टल्स दैट पोजेस नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये भी कहा गया है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करते, जैसे इस टाइप का क्रिस्टल, ये फिलहाल क्रिस्टल नहीं है, कैप है, पर क्रिस्टल मान के चलना है इसको, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्रिस्टल होता है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये थे आपके लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बाद और भी इसमें आपके 2-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं इस यूनिट में, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर करेंगे इसको, इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, और अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए उस पर अपनी, और सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, इससे आपको फ़ायदा होगा, जब भी आपकी ये क्लास आएगी ना, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।